हेलो दोस्तों, मैं ज़ियाउल हक अंसारी। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 99 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं, कक्षा 8 चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का। तो जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कृषि प्रबंधन। तो आप लोगों को इसमें मैं जो है जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को मैं जो है एक एक करके हल कराऊँगा। और आप लोग जो है अपने अपने कापी और पेन को ले करके जो है इसको देखते रहिए। जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अपने कापी में, नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बगैर कुछ देरी किए सबसे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? देखिए उत्तर देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है रबी की फसल, और दूसरी खरीफ की फसल, और तीसरी जायद की फसल। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं? तो खेत में फसल बोने से पहले हल क्यों चलाया जाता है, ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, लेकिन आंसर देख लेते हैं। फसल की बुआई से पहले मिट्टी को पोला करने के लिए खेत में हल चलाया जाता है। पोला करने से तात्पर्य है, कहने का मतलब मिट्टी को उलट पुलट करना ही जो है पोला कहलाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसल किसे कहते हैं? तो फसल किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़े भूभाग पर जब एक ही तरीके के फसल उगाया जाता है या पादप उगाए जाते हैं तो उनको फसल कहा जाता है। छोटे छोटे पौधों को ही पादप कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी, खरीफ व जायद फसल के दो दो उदाहरण दीजिए। तो रबी और खरीफ और जायद ये फसलों के तीनों प्रकार हैं और तीनों का दो दो उदाहरण देना है। तो रबी की फसल में देख लीजिए जैसे गेहूँ, जौ, और खरीफ के फसल में देख लीजिए मक्का, मूंगफली। इसके बाद जो है हमारा जायद की फसल, तो जायद की फसल में खरबूजा और तरबूज, इसमें खीरा, ककड़ी इत्यादि भी आते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि थ्रेसिंग किसे कहते हैं? तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं? बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। यानी जो हम लोग जो है भूसे से दाने को अलग करते हैं, यही प्रक्रिया जो क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। आपने इसको अपने दैनिक जीवन में देखा भी होगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलीय पादप किसे कहते हैं? तो फसलीय पादप किसे कहते हैं? मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, मानव हो चाहे जंतु हो, उनके जो है भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो समय अंतराल पर जो है उगाए जाते हैं पादप, उनको जो है फसली पादप कहते हैं। यानी जंतुओं और मानव का पेट भरने के लिए जो फसल उगाए जाते हैं वो फसली पादप कहलाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न समान गुणों वाली फसलों के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी जो समान गुण उत्पन्न करती हो ऐसी कौन सी फसल है, उनके दो दो उदाहरण दीजिए। तो एक आता है क्या? तिलहनी, और दूसरा वाला आता है क्या? मसाले वाली। तो तिलहनी फसलें में देखो क्या क्या आता है, अलसी और सरसों। और मसाले वाले में क्या क्या आता है? तो मसाले वाली जो फसलें होती हैं वो है धनिया और हल्दी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, खेत की जुताई से क्या आशय है? इस कार्य में उपयोगी साधन कौन कौन से हैं? तो खेत की जुताई से क्या आशय है? देखिए, मिट्टी में हल चलाकर उसे उलट पुलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इस कार्य में काम आने वाले उपयोगी साधन हल, कुदाली, ट्रैक्टर संचालित कल्टीवेटर आदि हैं। तो मिट्टी में हल चलाकर जो मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है यही जो है, इसी को जो है खेत की जुताई कहते हैं। और इस कार्य में जो उपयोगी साधन है वो तो आप जानते हैं, कुदाली से भी जो है मिट्टी को उलट पुलट किया जा सकता है, ट्रैक्टर से आप देखे ही हैं, संचालित कल्टीवेटर इत्यादि ये सभी मशीनरी आज के दैनिक जीवन में ये सब उपलब्ध है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, किसान खेत में खाद एवं उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो किसान जो है खेत में जो है खाद एवं उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो आप इससे जान ही गए होंगे कि उसकी भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ स्पष्ट कर दूं, खाद एवं उर्वरक में अंतर होता है। देखिए, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है वो जो है खाद कहलाता है। यानी पेड़ पौधों के अवशिष्ट पदार्थ या
जंतुओं के मृत शरीर से सड़ गल करके जो चीज़ हमें प्राप्त होता है वो खाद कहलाता है, और कृत्रिम रूप से जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है उसे जो है हम उर्वरक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग उर्वरक और खाद में अंतर समझ गए होंगे। अब इसका उत्तर देख लेते हैं, किसान खेत में खाद एवं उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने, मिट्टी की उर्वरता उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए किसान खेत में खाद एवं उर्वरक को मिलाते हैं। इससे खेत की फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब खेत में आप उर्वरक मिलाओगे और खाद डालोगे तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ ही जाएगी। इसके बाद हमारा आता है सिंचाई के लिए प्रयुक्त आधुनिक साधन एवं पारंपरिक साधनों के नाम लिखिए। देखिए, पारंपरिक साधन वो होते हैं जो आज के बहुत पहले समय में उन साधनों से जो है सिंचाई किया जाता था, और आज के समय में यानी आधुनिक साधन जो है जो आज के समय में सिंचाई किया जा रहा है। तो दोनों देख लेते हैं कि सिंचाई के आधुनिक साधन क्या हैं और सिंचाई के पारंपरिक साधन क्या हैं। तो देखो, सिंचाई के जो आधुनिक का मतलब होता है इस समय में, यानी आधुनिक समय में तो देखिए नलकूप से सिंचाई होती है, दूसरा विद्युत पंप से भी सिंचाई होती है, तीसरा क्या डीजल पंप से सिंचाई होती है। इन सभी चीज़ों से इत्यादि चीज़ों से जो है आज के ज़माने में समरसेबल वगैरह ये सभी चीज़ यही विद्युत पंप कहलाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से जो है सिंचाई किया जाता है। लेकिन सिंचाई के पारंपरिक साधन में देख लीजिए, पहला क्या है, चड़स है, ढेकली है, राहट है और मोट है। इन सभी संसाधनों से पहले के समय में जो है सिंचाई किया जाता था। अब ये सभी चीज़ें विलुप्त हो चुके हैं, अब ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये रहा पारंपरिक साधन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार से बचाव के 2 तरीके बताइए। पहले तो ये जान लीजिए कि खरपतवार किसे कहते हैं। देखिए, जब हम ज़मीन के बड़े हिस्से में जब हम खेती करते हैं तो उस खेती में जो है जब हम किसी तरीके के जैसे गेहूँ बो दिए, अब उसमें जो है अलग तरीके के जो और पौधे पनप आते हैं फालतू किस्म के छोटे छोटे, उन्हीं को जो है खरपतवार कहा जाता है, जो कि पौधों के लिए जो है बहुत ही प्रभावकारी होते हैं, यानी उनके विकास में जो है दिक्कत पैदा करते हैं। तो समय समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतवार नाशी का उपयोग करना, यानी खरपतवार से अगर आपको बचना है या अपने खेती को बचाना है तो समय समय पर उसकी निराई और गुड़ाई करनी पड़ेगी। और खरपतवार नाशी यानी ये सब दवा आती है, इन सब दवाओं का इस्तेमाल करके आप जो है खरपतवार से खेती को बचा सकते हैं। इसके बाद हमारा है 12वां क्वेश्चन है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ करते हैं? तो बीजों का जो जहाँ भंडारण किया जाता है उसको कहते हैं साइलो या भंडार गृहों में। तो जहाँ बीज का भंडारण होता है उसे कहते हैं साइलो। इसके बाद हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के पर्व पर काटी जाने वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए, फसल कितने प्रकार के होते हैं ये आप जान चुके हो। फसल 3 प्रकार के होते हैं, इन सब की चर्चा पीछे हो चुकी है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि होली के पर्व पर काटी जाने वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए, गेहूँ व चना, और इसको आप जान ही गए होंगे कि ये कौन सी फसल है। अगर आप जान गए हैं तो इसको जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि गेहूँ व चना कौन सी फसल है। इसके बाद हमारा है फसल की कटाई का कार्य किस प्रकार किया जाता है? फसल की कटाई का कार्य किस प्रकार किया जाता है? आंसर देख लेते हैं। पुराने समय में फसल की कटाई के लिए हंसिया या दराती से फसल पादप को काटा जाता था। आजकल हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंबाइन मशीन थ्रेसर का क्या उपयोग है? तो कब ये भी देख लीजिए क्वेश्चन। कंबाइन मशीन, थोड़ा नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन देख लीजिए क्या है ये। कंबाइन मशीन का उपयोग बड़े खेतों के दाने को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया, यानी बड़े बड़े खेतों को जो है कंबाइन मशीन द्वारा भूसे और दाने को अलग किया जाता है। ये जहाँ बहुत छोटी छोटी खेतियाँ होती हैं वहाँ ये उपलब्ध नहीं होते हैं। जहाँ बहुत बड़े भूभाग पर बहुत बड़ी बड़ी खेतियाँ की जाती हैं वहाँ कंबाइन मशीन के उपयोग से बड़े बड़े खेतों के दाने के भूसों को अलग किया जाता है, और यही अलग करने की प्रक्रिया जो है थ्रेसिंग कहलाती है। ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। दाने से भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। कंबाइन मशीन का मतलब क्या होता है? थ्रेसर, जो आप लोग देखे भी होंगे, जो दाने और भूसे को अलग अलग करता है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन क्यों विख्यात हैं? तो MS स्वामीनाथन क्यों विख्यात हैं? वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन आनुवांशिक विशेषज्ञ हैं
तथा भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ये विश्वविख्यात हैं। इनको जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या है? किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर फसल को मंडी तक बेचने के लिए ले जाने की तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो आप समझ गए कि किसान जो है फसल को बोता है, उसके बाद फसल को तैयार करता है, उसके बाद मंडी में ले जाता है और इसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया लास्ट तक करता है। तो यही जो उसकी पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है तो यही कहलाती है क्या? फसल उत्पादन प्रक्रिया। इसके बाद हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट। सिंचाई किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंचाई किसे कहते हैं? कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। आप जानते हैं कि जब समय समय पर जो है फसल की सिंचाई करते हैं हम, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो फसल को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं पहुंचने देते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। मैंने पहले ही आपको आगे ही डिस्कस करके बताया कि ये अनावश्यक पेड़ जो पादप उगाते हैं छोटे छोटे, ये जो है हमारी फसल को जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इससे जो है उनकी पोषक तत्व नहीं पाते हैं पेड़, यानी हमारे जो खेत में बोए हुए पादप होते हैं वो इनके रहने की वजह से जो है वो आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंचने देते हैं, तो इसे खरपतवार कहलाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, साइलो किसे कहते हैं? अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, इन्हें ही साइलो कहते हैं। बस आज का क्वेश्चन बस यहीं तक हम रखते हैं, नहीं तो रुक जाइए, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद जो है काम तमाम करेंगे। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो क्या बुराई है, रुक जाइए। खेत की जुताई से क्या आशय है? इससे क्या लाभ होते हैं? मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाना जुताई कहलाती है। यानी जुताई की प्रक्रिया क्या है? मिट्टी को उलट पुलट करना, या किसी के माध्यम से, या ट्रैक्टर के माध्यम से, या कुदाली के माध्यम से उलट पुलट करना ही क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। अथवा जो है मिट्टी पोली करने से निम्न लाभ है, यानी मिट्टी के उलट पुलट करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। देखिए पहला, इससे बीज का अंकुरण सही होता है, क्योंकि ज़मीन पोली होने से बीज थोड़ा नीचे तक चला जाता है। जब हम खेत को जो है जुताई करवा देते हैं तो उस ज़मीन पोली हो जाती है और उसके अंदर तक आसानी से बीज चला जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा नेक्स्ट है, देखिए, इससे जड़ें गहराई में आसानी से वृद्धि करती हैं। जब ज़मीन पोली हो जाती है तो आसानी से जड़ों को भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से ज़मीन के नीचे तक चली जाती हैं। इसके बाद हमारा है, ज़मीन से वायु जड़ों में आसानी से पहुंचती है, इससे जड़ें श्वसन आसानी से कर लेते हैं। यानी पोली ज़मीन जो होती है इसमें जो है आसानी से वायु का संचारण होता है, अंदर तक श्वसन करने में उनको आसानी होती है, पादप को। इसके बाद हमारा है, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जीवाणु, केचुआ आदि की वृद्धि हो जाती है जो सफल उत्पादन में सहायक होते हैं। यानी मिट्टी पोली होने से जो है केचुआ की उत्पत्ति हो जाती है, उसमें केचुआ आप लोगों ने देखा भी होगा, जो फसल के लिए जो है लाभदायक होता है। और केचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी कहीं मिल सकता है आपको, तो केचुआ को कहते हैं किसान का मित्र। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फसल के लिए उत्तम किस्म के बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। अच्छे बीज से फसल की मात्रा में वृद्धि होती है तथा फसल गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी होती है। अच्छे बीजों को पानी में डालने पर वे पानी में बैठ जाते हैं और पानी पर तैरने वाले बीज खोखले तथा क्षतिग्रस्त होते हैं। इस विधि द्वारा किसान स्वस्थ एवं उत्तम बीजों का पहचान कर लेते हैं। तो आपने क्या जाना? फसल को बोने के लिए जो है आपको खेती करने के लिए उत्तम किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए, जिससे आपके खेती में वृद्धि होगी और अनाज ज़्यादा पैदा होगा। या जिस भी चीज़ की खेती करेंगे तो उसमें पैदावार ज़्यादा होगी। तो उत्तम किस्म के बीजों को पहचानने के लिए यहाँ 2 चीज़ बताया गया कि उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, और जो ख़राब नस्ल के बीज जो होते हैं, जो ख़राब होते हैं, वो एकदम ऊपर तैरते रहते हैं। इससे किसान जो है आसानी से
पता लगा लेते हैं कि कौन सा क्षतिग्रस्त बीज है और कौन सा अच्छा वाला बीज है। आशा करते हैं आप लोग भी पहचान गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या लाभ है। तो देखिए, उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। मैंने पहले बताया कि जो मनुष्यों द्वारा कृत्रिम विधि से उर्वरक तैयार किए जाते हैं, तो उनको आप जान गए कि ये किस तरीके के खाद होते हैं। तो उर्वरक सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे यूरिया आपने देखा ही होगा, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, ये सभी जो है खेती करने के लिए घर पे आपके आते होंगे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इससे लाभ क्या है वो भी देख लीजिए। लाभ, उर्वरक के उपयोग से हमें गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इनको खेत में जो है डालने से जो है हमारे जो खेत का विकास होता है, यानी जो हमारी फसलें होती हैं उनमें विकास अच्छा होता है। तो विकास जब अच्छा होगा तो पैदावार अच्छी होती है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैविक खाद को उर्वरक की तुलना में अच्छा क्यों माना जाता है। अब देखिए, यही देसी खाद को ही जैविक खाद कहा जाता है, यानी जो प्राकृतिक सिस्टम से खाद तैयार होता है। देख लीजिए, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जैविक खाद को उर्वरक की तुलना में अच्छा माना जाता है। खाद के उपयोग से हमें निम्न लाभ मिलते हैं। जैविक खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। जैविक खाद में लाभदायक जीवाणु की मात्रा तेजी से होती है। इसके बाद इसमें मिट्टी पोली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। और जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को जल क्यों आवश्यक है, समझाइए। वाह रे क्वेश्चन, कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए, बीजों का अंकुरण शुष्क अवस्था में असंभव है, जल के माध्यम से ही अंकुरण संभव है। तो बताइए, जल अगर किसी आप पादप को या पौधे को या किसी बीज में जो है जब तक जल नहीं रहेगा तो उसका अंकुरण जो है कैसे संभव होगा। अंकुरण होगा ही नहीं। जब तक जल नहीं रहेगा तब तक उसका अंकुरण हो नहीं सकता है। तो गीली ज़मीन रहनी अनिवार्य है, ये आप जानिए। इसके बाद वाष्पोसर्जन क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, पौधे के फूल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन में जल जो है अति आवश्यक है। यानी पौधों की वृद्धि में हर तरीके से जल की आवश्यकता है ही। बगैर जल के पौधे का कोई विकास नहीं हो सकता है। चौथा हमारा क्या है, जल पौधों को जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। जल के साथ खनिज एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। यानी जब हम जल को जो है जड़ में डालते हैं, यानी जाइलम, जिसका काम होता है पौधों के अन्य भागों तक जल का संवहन करना यानी पहुंचाना, तो इसका काम है, जड़ का काम है, यानी जाइलम उसको कहते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा है, जल ही जो है फसल की पीला एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यानी जल ही जो होता है वो फसल के पीला होने से और गर्म हवा से रक्षा करता है। ये हमारा था लास्ट 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसमें अगर किसी प्रकार की आप लोगों को कहीं चूक होती है या कुछ कम समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्रश्न ज़रूर डालें। मैं आपका कमेंट बॉक्स देखता हूं और उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।